Hello, good morning, students. Welcome back to our channel AB Tutorial by Rupa Burman. Today we will do a very important part of geography, that is map reading. है ना? Our today's topic is major producers of crop like rice, wheat, sugarcane, tea, coffee, cotton, jute, etc. Okay, then let's start. इसके पहले भी हमने जो दो वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल की और मेजर डैम्स ऑफ इंडिया है ना। ये दोनों टॉपिक पर हमने पहले वीडियो बनाई है मैप रीडिंग में। हमारा ये तीसरा टॉपिक है मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रॉप। तो चलिए राइस से शुरू करते हैं। हमारा राइस जो हमारे इंडिया का स्टेपल फूड है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ है। देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं कि राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में है। ये एरिया जो हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये यहाँ से लेकर करीब यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उड़ीसा है, फिर बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और असम है। तो देखिए इन जगहों पर राइस क्यों होता है, क्या खासियत है इन जगहों पर। तो देखिए हम जानेंगे कि राइस के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो देखिए राइस जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है जो ऑनसेट ऑफ मानसून में ही लगाया जाता है ना। जब बारिश स्टार्ट होने वाली होती है, शुरू होने वाली है, उस समय लगाया जाता है। तो राइस की फसल को देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, उसे एनुअल रेनफॉल करीब 100 सेंटीमीटर चाहिए, यानी बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए और गर्मी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राइस के लिए जो हमारे सॉइल है वो एलिवल सॉइल चाहिए, है ना। फ्लड एरिया वाले सॉइल, जहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो सॉइल बनते हैं, यानी कि देखिए गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, यमुना नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, है ना। तो जहां जहां गंगा, सतलुज, सतलुज नदी, जहां जहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है ना, फ्लड एरियाज है, जहां जहां फ्लड एरियाज, हमारे उत्तर प्रदेश फ्लड एरिया है, बिहार फ्लड एरिया, वेस्ट बंगाल तो सबसे बड़ा फ्लड एरिया है, सबसे ज्यादा बाढ़ यहाँ आती है। उड़ीसा फ्लड एरिया है, असम, छत्तीसगढ़, असम फ्लड एरिया है ना। छत्तीसगढ़ तो नहीं है, लेकिन इन सब जगहों आर्टिफिशियल इरिगेशन से भी हम राइस उगा सकते हैं। तो हमारे हम देखते हैं कि इंडिया में जो भी फ्लड एरियाज है, ये गंगा का जो है, गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो उत्तर प्रदेश बिहार आकर वेस्ट बंगाल तक आती है। तो इस एरिया में जहां जहां सिल्ट, क्ले और सैंड अपने छोड़ते जाती हैं डिपॉजिट, वो एरिया की मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। उन मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल कहेंगे। तो एलुवियल सॉइल यानी फ्लड ड्रेन एरिया वाली जो मिट्टी है वो जो है राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो जहां जहां एलुवियल सॉइल होगी वहां वहां हम राइस की खेती कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए वेस्ट बंगाल में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। गंगा का डिपॉजिट है, ब्रह्मपुत्र का डिपॉजिट है यहाँ पर। सारी मिट्टी जो सिल्ट, क्ले और सैंड में है ना, कन्वर्टेड है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी का जो भी है ड्रेनेज, उसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ सिल्ट, क्ले और सैंड जमा हो जाता है, एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में है। उड़ीसा में भी महानदी के द्वारा लाया गया जो है ना, ये सारी चीजों से जो है सॉइल जो है बहुत फर्टाइल बन जाता है। तो राइस के लिए बहुत फर्टाइल सॉइल की जरूरत है, और सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखिए हमारे वेस्ट बंगाल में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। एलुवियल सॉइल की मैं बात कर रही हूँ, है ना। पंजाब में भी सतलुज नदी के द्वारा लाए गए जो डिपॉजिट है, उससे जो सॉइल है वो भी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, फिर असम में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ भी कृष्णा नदी के द्वारा लाया गया डिपॉजिट। ठीक है, और तमिलनाडु में भी यहाँ पर आपका तमिलनाडु की जो कावेरी नदी है उसके द्वारा लाया गया डिपॉजिट। तो इन सब से जो मिट्टी बनी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है, और इन सब एरियाज में देखिए बारिश भी है और गर्मी भी है। अब देखिए बारिश और गर्मी बहुत ज्यादा है, बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो असम में भी बारिश तो बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पंजाब में देखिए बारिश नहीं होती है। अभी आप पूछेंगे कि पंजाब में तो बारिश नहीं होती तो राइस कैसे होता है। देखिए पंजाब में इरिगेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ जो भाखड़ा नंगल डैम सरकार ने बना कर दिया है, इससे सालों भर बहुत अच्छी इरिगेशन हो जाती है। तो पंजाब जैसा एरिया जो पहले चावल नहीं उगाता था, वो भी अब चावल उगाने लगा है, वो भी वो पैडी की खेती करने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छी इरिगेशन, है ना, अच्छी इरिगेशन के कारण। ठीक है, तो हमने देखा कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, इन जगहों पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये पूरा नॉर्थ इंडिया का रीजन, ईस्टर्न इंडिया का रीजन और ये सदर्न ईस्ट, यहाँ से जो हम चालू करते हैं
यहाँ से हमारा एरिया जो यहाँ तक का जो ट्रायंगल बनाता है, यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर जो यहाँ से होकर नॉर्थ से लेके ईस्ट में जाती है और ईस्ट से लेके हमारे सदर्न पार्ट में जो जा रही है, सदर्न ईस्ट पार्ट में, इन सारे स्टेट्स में चावल की खेती बहुत अच्छे तादाद में होती है। लेकिन अगर तीन राज्यों का अगर नाम पूछेंगे, तीन ऐसे राज्य बताएं जहाँ चावल की, सबसे पहले आप वेस्ट बंगाल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आप पंजाब या उड़ीसा लिख सकते हो। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उड़ीसा। बिहार में भी होती है, लेकिन इरिगेशन की जैसे बिहार में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं जितनी अच्छी पंजाब है, इसलिए पंजाब अब राइस उगाने में आगे हो गया। चलिए, अब हमारा राइस का हमने देख लिया, राइस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है। अब हम वीट पर आते हैं। वीट हमारे इंडिया का सेकंड स्टेपल फूड है, ठीक है। तो वीट की खेती वहीं की जा सकती है जहां पर बारिश बहुत कम होता हो। मतलब वीट की खेती में हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब हम बीज बोते हैं उस समय ही केवल हमें बारिश चाहिए, उसके बाद हमें खिली हुई धूप चाहिए। तो हम ऐसे ढूंढेंगे कि हम कौन कौन सा स्टेट है जहाँ बारिश कम होती है लेकिन ठंडे में धूप बहुत अच्छी होती है, तो उन जगहों पर हम वीट की खेती कर सकते हैं। वीट की खेती के लिए भी एलुवल सॉइल ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो वीट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो देखिए उत्तर प्रदेश है। एलुवियल सॉइल गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ जो एरिया है ना, ये राइस के लिए भी बहुत अच्छा है और वीट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर मध्य प्रदेश जो है हमारा एरिया, ये भी एलुवियल सॉइल का एरिया है ना। ये भी ये हमारे वीट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा अ, मध्य प्रदेश, ये इसका क्लाइमेट ऐसा है कि कल्टीवेशन को विंटर में जो है कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा सूट करता है, ठीक है। जहाँ बारिश कम हो, खिली हुई अच्छी धूप हो, तो उस जगह पर हम आसानी से कम इरिगेशन में भी वीट की खेती कर सकते हैं। तीसरा हमारा पंजाब है। पंजाब में सतलुज नदी का जो एरिया है वहाँ एलुवियल सॉइल है, ठीक है। पंजाब में इरिगेशन तो इतनी अच्छी है कि जब चाहे हम पानी वहाँ फसलों में दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में देखिए बारिश तो नहीं है, लेकिन अभी हमने जो परियोजना है हमारी इंदिरा गांधी परियोजना, उससे हम इरिगेशन लेकर राजस्थान में वीट की अच्छी खेती कर सकते हैं। गुजरात में भी नर्मदा नदी परियोजना है ना। बिहार में भी। तो इन सभी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जहां पर बारिश कम होती है, खिली हुई धूप बहुत ज्यादा होती है विंटर पे, उन सभी जगहों पर हम गेहूं की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए वेस्ट बंगाल में भी अच्छा हम खेती कर पा रहे हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी जो है वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि हम वहाँ गेहूं की खेती भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम वीट का प्रोड्यूसर देखें तो उत्तर प्रदेश हम लिखेंगे, उसके बाद हम मध्य प्रदेश लिखेंगे, फिर पंजाब लिखेंगे, फिर हमारा हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और ये पूरा महाराष्ट्र, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वीट की खेती के लिए हमें एलिबल सॉइल चाहिए, ठीक है। वीट की खेती के लिए हमें 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग, ठीक है। वीट की खेती गंगा सतलुज प्लेन में बहुत ज्यादा होती है ना। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन में भी होती है। ये हमारा एरिया जो है ये गंगा सतलुज प्लेन है, गंगा और सतलुज नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ प्लेन। तो यहाँ पर वीट की खेती बहुत अच्छे से होती है। यहाँ बिहार में भी देखिए हमारी गंगा नदी का जो रीजन है एलिवल सॉइल, वहां पर वेस्ट बंगाल तो है। तो जहां जहां एलिवल सॉइल हो और ब्लैक सॉइल हो, तो वीट की खेती के लिए पहला सबसे नेसेसरी क्राइटेरिया जो है वो सॉइल जो है एलिवल होनी चाहिए। और ब्लैक सॉइल में भी हमने देखा है कि वो अच्छे से प्रोड्यूस। तो ब्लैक एलिवल सॉइल इन स्टेट में और ब्लैक सॉइल हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी है। तो इसलिए इस जगह में वीट की खेती अच्छे से होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ एलिवल सॉइल है, रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज या गंडक और कोशी नदी के ट्रिब्यूटरीज, यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है। इरिगेशन तहरी डैम, यहाँ जो तहरी डैम बना हुआ है उससे इरिगेशन यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इरिगेशन होता है, तो उससे हमें पानी अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। गंगा और यमुना का दो आप जो देखिए, गंगा नदी जो आपकी यहाँ से निकल रही है और यमुना नदी यहाँ से निकल रही है, तो ये दो नदियों का जो रीजन है, इसे इस धरती को दो आप कहते हैं। दो अब दो और आब यानी नदियां, तो यहाँ का रीजन बहुत अच्छा है वीट की खेती के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो क्लाइमेटिक कंडीशन ही इतनी अच्छी है कि वीट आराम से हो जाता है ना, पानी कम है फिर भी हो जाता है। पंजाब में तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से हमारे जो है ट्यूबवेल्स फिर कनाल का ऐसा नेटवर्क है कि पानी की कभी कमी ही नहीं है, इसलिए पंजाब जैसी जगह में भी हम कर सकते हैं। फर्टाइल एलुवियल सॉइल पंजाब में है, ठीक है। और पंजाब के फार्मर बहुत प्रोग्रेसिव है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको तुरंत अपना लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हर तरह की खेती हम आज के डेट में देख रहे हैं। पंजाब जहाँ राइस कभी नहीं होता तो राइस भी हो रहा है, वीट तो होता ही था, मकई, गन्ना, हर तरह की खेती हम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। और हरियाणा में भी सेम है, हरियाणा में वही चीज़ जो पंजाब में है ना। यहाँ के इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था के कारण हर तरह की खेती जो है, हर फसल की खेती आजकल देखो, मैक्सिमम हर फसल जो फूड ग्रेन है वो खेती हम पंजाब और हरियाणा में कर पा रहे हैं।
ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी कनाल की वजह से वीट की खेती कल्टीवेशन अच्छे से हो पा रही है। ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आपने देख लिया वीट की खेती कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्रॉप है शुगर केन। अब देखिए शुगर केन जो है, आप यहाँ फोटो में देखिए, ये प्लांटेशन टाइप्स ऑफ क्रॉप है। आप देख ही रहे हैं, प्लांट बना के फिर उसमें उसके हार्वेस्टिंग करना। तो इसमें करीब 1 साल, 1.5 साल, कभी कोई 2 साल भी लग जाते हैं शुगर केन की खेती में। ठीक है, ऐसे तो ये खरीफ फसल है, लेकिन ये रबी खरीफ दोनों में आ जाती है, मतलब साल पूरे लग जाते हैं इसे पैदा करने में, उपजाने में। ठीक है। तो शुगर केन की खेती के लिए जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, देखिए वो क्या होनी चाहिए कि शुगर केन को बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है। और ट्रॉपिकल क्रॉप है ये भी। ट्रॉपिकल क्रॉप का क्या मतलब होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हमारे अर्थ में दो जो है हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल क्रॉप यानी इनके बीच में जो भी एरिया है वहां पर हम गन्ने की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इंडिया भी थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजरती है, हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो हमारे एरिया में जो इंडिया भी है, मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो हमारे ट्रॉपिकल पार्ट बनता है, इसलिए ट्रॉपिकल क्रॉप यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये खरीफ क्रॉप है, इसको करीब 24 to 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, है ना। और बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए, ह्यूमिड, गर्मी भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश भी, पानी की भी कभी कोई कमी नहीं है और गर्मी बहुत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, यहाँ शुगर केन और काली मिट्टी है ना। दूसरी चीज जो शुगर केन की खेती के लिए हमें सबसे पहले कि काली मिट्टी चाहिए। और काली मिट्टी के अलावा वैसी मिट्टी जो अर्थक्वेक से निकलती है, भूस्खलन से आने वाली जो लावा वाली मिट्टी जो होती है ना, वो वॉल्केनिक इरप्शन से आने वाली जो लावा वाली मिट्टी है, जैसे महाराष्ट्र में सतारा, लातूर, उस्मानाबाद, ये जगह है जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ लावा वाली जो मिट्टी है, और जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन जगहों पर जो है शुगर केन की खेती कर सकते हैं। तो शुगर केन की खेती के लिए एल्यूवियल सॉइल भी चाहिए, और ब्लैक सॉइल भी, और हम लावा वाली मिट्टी में भी अच्छे से उगा सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, रेनफॉल भी करीब बहुत ज्यादा चाहिए, करीब 75 to 100 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल चाहिए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो शुगर केन का उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर हमारे कर्नाटका का रीजन जो है। और यहाँ भी करीब सालों भर बारिश चाहिए, है ना। और धूप भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा रीजन जहाँ बारिश भी अच्छी होती है, धूप भी अच्छी होती है, और बारिश नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं है लेकिन इरिगेशन की अच्छी सुविधा है, तो हम शुगर केन की फसल को जब पानी चाहिए हम अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल तो है ही इसके पास, लेकिन अगर इरिगेशन, बारिश नहीं भी हो तो हम इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन से हम पूरी भरपाई कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार। गुजरात में भी अच्छी इरिगेशन, अभी जो नर्मदा नदी बांध है उससे भी बहुत अच्छी इरिगेशन की सुविधा है। बिहार और तमिलनाडु, इन सभी जगहों में, पंजाब और उत्तराखंड भी, हरियाणा, तो इन सभी जगहों में है जो है हम शुगर केन की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कौन कौन से सॉइल चाहिए, तो मैंने बताया एलुवियल सॉइल भी चाहिए और ब्लैक सॉइल भी चाहिए। एलुवियल सॉइल हमारे नॉर्दर्न इंडिया में है, ब्लैक सॉइल और लावा वाले सॉइल हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में। और गुजरात में भी जो है वहां भी सम पार्ट में एलुवियल सॉइल, जहां जहां से नदियां, अच्छी नदियां क्रॉस करती है, बाढ़ के पानी लाने वाली नदियां क्रॉस करती है, उन सभी जगह में देखिए एलुवियल सॉइल है। बिहार में भी जो नदी है वो बाढ़ लाती है, गुजरात में भी नर्मदा नदी में बाढ़ आती है ना। महाराष्ट्र में तो ब्लैक सॉइल है, कर्नाटका में भी जो नदियां हैं हमारी, तुंगभद्रा डैम है ना। तो नदियों द्वारा जलाई गई जहां जहां मिट्टी होगी वहां वहां हम भी शुगर केन की खेती कर सकते हैं, जहां जहां बारिश अच्छी होती है। जैसे ये हमारे पेनिनसुलर रीजन में बारिश काफी सालों भर होती ही रहती है। ठीक है, महाराष्ट्र रीजन में भी बारिश अच्छी खासी होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है तो हम आर्टिफिशियल इरिगेशन से बारिश ला सकते हैं, है ना, सॉरी, इरिगेशन से हम वाटरिंग कर सकते हैं। बिहार में भी वाटरिंग हो जाती है, पंजाब हरियाणा में इतनी अच्छी व्यवस्था है इरिगेशन की, कहना है नहीं, उत्तराखंड में इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो इसलिए इन सभी जगहों में हम देखते हैं शुगर केन की खेती अच्छे से हो जाती है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो क्रॉप है ये हमारे टी है। जिस प्रकार से शुगर केन जो था ये हमारा प्लांटेशन क्रॉप था, और एक तरह से कमर्शियल क्रॉप भी, जो हम अपनी रेवेन्यू के लिए, मतलब बेचने के लिए, ट्रेड के लिए उपजाते हैं, उसी तरह से हमारा ये टी भी है, ये भी हमारा कमर्शियल क्रॉप है, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, यानी प्लांट बनाने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करना, पहले प्लांट को बनने देना। टी में भी करीब 2-3 साल लग जाते हैं, जब तक वो प्लांट बड़ा नहीं हो जाए तब तक हम उसके आगे की पत्तियां जो है, सॉफ्ट पत्तियां कैसे तोड़ेंगे। तो ये प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए टी के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, देखिए टी ऐसी जगह में उगाया जाता है जहाँ सालों भर बारिश हो।
ह्यूमस हो, मिट्टी में ह्यूमस हो, एंड डेड एंड डिके चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा हो मिट्टी में। वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी सॉइल जो हो पानी को होल्ड करके नहीं रख सके, पानी को तुरंत छोड़ दे। तो इसलिए हिली एरियाज में किए जाते हैं चाय की खेती, कि इनकी जड़ों में ज्यादा देर तक पानी ना ठहरे, पानी निकल कर बाहर चला जाए। तो हिली एरियाज में क्या होते हैं कि पानी निकल कर नीचे आ जाते हैं पहाड़ों के नीचे। वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, जहाँ सालों भर हल्की बारिश होती है, ह्यूमिडिटी हो, गर्मी भी हो, ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में बहुत ज्यादा हो, तो उन सभी जगहों पर हम देख सकते हैं कि टी की खेती होती है। तो हम सबसे पहले असम लिखेंगे। असम, देखिए एक और चीज मैं बता दूं, असम और मेघालय के बीच का ये जगह है, ये चेरापूंजी और मावसिन राम, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह है। यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो चेरापूंजी और मावसिन राम में होती है। इसलिए यहाँ पर चाय के, और ये हिली एरियाज भी होते हैं, चाय के बागान यहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में भी, यहाँ दार्जिलिंग के पास देखिए बहुत हिली एरियाज है। वेस्ट बंगाल तो पूरा समझो सालों भर हल्की हल्की बारिश, बारिश का क्षेत्र है, पानी की कोई कमी नहीं है। और ह्यूमस वाले यहाँ पर सॉइल है, तो जहाँ जिस सॉइल में ह्यूमस होगा उस सॉइल पे हम चाय की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टेम्परेचर 13 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना, बीच में कम होने चाहिए और बाद में फिर ज्यादा। ठीक है, फिर रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, 250 चाहिए, और ये थ्रू आउट ईयर चाहिए, सालों भर चाहिए। ठीक है, सॉइल जो हो वेल ड्रेन्ड हो, सॉइल पानी ठहरे नहीं, ह्यूमस हो, आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा। तो इस एरिया में जो सॉइल मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के पास, असम में, है ना, तो इन सभी जगहों में जो है हमारे सॉइल में आयरन की कंटेंट बहुत ज्यादा, ह्यूमस की कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए, और सालों भर बारिश भी होती है, इसलिए यहाँ चाय की खेती। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा असम चाय के लिए, चाय के बागान इधर ही है, वेस्ट बंगाल। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा ये पेनिनसुलर रीजन है। देखिए ये रीजन भी अरब खाड़ी से आने वाले जो मानसून है उसके कारण सालों भर यहाँ बारिश होती है। देखिए सालों भर हल्की हल्की फुहार होती रहती है इस एरिया में भी, कभी कोई ठंडे में बारिश होती है। तो ये एरिया में भी जो है ह्यूमस कंटेन जो है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, क्योंकि हिली एरियाज यहाँ भी बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में कई पहाड़ी एरियाज है, ठीक है, तमिलनाडु में है, केरला में है, सारे सह्याद्री हिल जो कोस्टल रीजन में, तो पहाड़ी एरियाज है। ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, फिर ह्यूमस बहुत है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत है, फिर थोड़ा मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, बारिश हमेशा सालों भर हल्की हल्की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी अच्छी खेती होती है, इसलिए यहाँ भी चाय के बागान बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आसाम चाय का, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, उसके बाद केरला है, देन कर्नाटका है। ठीक है, चलिए चाय का आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं हमारा कॉफी। देखिए कॉफी के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए, इसके लिए कॉफी जो है, पहली बात तो हम देखते हैं कि कॉफी जो हमारे पेनिनसुलर रीजन में ही केवल है। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इंडिया में किसी भी रीजन में कॉफी नहीं, आराम से आपको याद हो जाएगा कि पेनिनसुलर रीजन में हमारे सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरला, ये चार ही स्टेट आते हैं पेनिनसुलर रीजन में। उसमें महाराष्ट्र को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, ये तीन जगह हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि हमें कॉफी के प्रोड्यूसर है। ठीक है, तीन ही स्टेट है इंडिया में कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स एंड नीलगिरी, यहाँ पर जो बाबा बुदन हिल्स और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ कर्नाटक में, ठीक है, वहां पर कहवा की यानी कि कॉफी की खेती बहुत अच्छे से की जाती है, हिंदी में उसे कहवा कहते हैं, और तमिलनाडु में और केरला में भी। ठीक है, क्या कॉफी के लिए टेम्परेचर 15 से करीब 28 डिग्री चाहिए, नहीं गर्मी भी बहुत होनी चाहिए, रेनफॉल भी बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, वार्म वेदर एंड नेसेसरी है फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम जो है बिल्कुल गर्म माहौल होना चाहिए, बहुत कड़ी धूप होनी चाहिए, है ना, ताकि ये कॉफी के फल अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो ये जो है कॉफी जो है, हम कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा पैदा की जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है रबर। अभी देखिए रबर जो है ये भी हमारा एक प्लांटेशन है, फार्मिंग में आता है, और ये भी हमारे कमर्शियल क्रॉप, यानी हम इसे पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इन चीजों की खेती करते हैं। देखिए कैसा होता है रबर का प्लांट, बड़ा सा ट्री होता है, मोटे मोटे पत्ते होते हैं रबर का, है ना, ये तो रबर की जटा है, मोटे मोटे पत्ते होते हैं। तो हम ये पेनिनसुला, जो कॉफी का रीजन है वही रबर का रीजन, आप याद, और कॉफी का आपको याद है कि कौन कौन सा स्टेट है, तो आप उसी स्टेट को रबर का भी लिख दो, केवल आप उसमें एक मेघालय ऐड कर दो। ठीक है, और सम पार्ट्स ऑफ, और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये आप ऐड कर दो। तो जैसा कॉफी का है वैसा ही रबर का है। ठीक है, तो कॉफी के लिए जो रबर के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो भी वही है, जैसे कि यहाँ पर वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, हिली एरियाज होनी चाहिए, सालों भर बारिश होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिड एनवायरमेंट होना चाहिए, ह्यूमस भी होनी चाहिए मिट्टी में। ठीक है, टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए सालों भर। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो समझो एरिया ऐसा है कि यहाँ बारिश होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल समुद्र के बीच में हमारा, बंगाल के खाड़ी के आगे हिंद महासागर। तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में सबसे ज्यादा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे इंडिया का पार्ट जो है,
तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा कॉफी की खेती सबसे ज्यादा जो है रबर की खेती होती है, सॉरी। और ये हमारे मेघालय रीजन, सम पार्ट ऑफ, यहाँ से अगर हाफ कर दे तो ये थोड़ा सा पार्ट असम का पड़ जाता है और ये पार्ट मेघालय। तो असम और मेघालय का थोड़ा सा रीजन है, ये पेनिनसुलर रीजन हमारा, ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर रबर की खेती अच्छे से होती है। तो अगर आपको कॉफी का याद है तो रबर में भी आप वही लिख सकते हैं, केवल आपको अंडमान निकोबार और मेघालय ऐड करना हो। चलिए अब आगे देखते हैं कॉटन। तो कॉटन के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? देखिए कॉटन जो ऐसी है, ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा धूप चाहिए, है ना। ये कॉटन जब बनने लगता है तो उसको बहुत तेज पूरे अबंडेंट सनलाइट चाहिए उसको, और पूरा सन का रेडिएशन उसमें पड़ना चाहिए ताकि अच्छे से ये जो कॉटन है सूख कर बढ़िया कॉटन निकले। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और ज्यादा मतलब साल में ज्यादातर महीने खूब खिली हुई धूप हो, बहुत ज्यादा कड़ी धूप हो, वहां पर हम कॉटन की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉटन की खेती के लिए जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ये क्रॉप है, और इसके लिए वार्म और ह्यूमिड जो है क्लाइमेट चाहिए, सनलाइट और हीट बहुत चाहिए, 21 to 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अक्टूबर में जो टेम्परेचर जो है वो करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कॉटन को पकने में बहुत मदद करता है ना। तो ये भी एक तरह का खरीफ क्रॉप है जो ऑनसेट ऑफ मानसून में लगाया जाता है और करीब अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। सफिशियंट रेनफॉल इसके लिए बहुत जरूरी है ना। और फ्लावरिंग के समय बहुत रेनफॉल, जब ये इसके फूल निकल रहे हो प्लांट से तब बारिश की चाहिए जरूरत है। और जब कॉटन बन रहे हो उस समय तेज धूप कड़ी धूप चाहिए। तो ऐसी जगह जहां पर ब्लैक सॉइल हो या लावा वाली सॉइल हो, ठीक है, अर्थक्वेक जो से निकलने वाले, वॉल्केनिक एरप्शन से निकलने वाले जो सॉइल हो, वैसी जगहों पर हम कह सकते हैं कि कॉटन अच्छे से, जैसे कि महाराष्ट्र, कॉटन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र तब गुजरात हो गया। ठीक है, तो कॉटन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, इसलिए टेक्सटाइल मिल्स भी यहाँ सूरत में है और महाराष्ट्र में मुंबई में है। टेक्सटाइल मिल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है। सबसे पहले गुजरात, फिर हम महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर हम राजस्थान, फिर कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश हम, और उड़ीसा। अब देखिए पंजाब हरियाणा, मैंने आपको पहले ही बोला कि पंजाब हरियाणा के में देखिए मिट्टी भले अच्छी नहीं हो या पानी बारिश नहीं हो, फिर भी हम HY सीड्स का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, जो है इरिगेशन की जो अच्छी व्यवस्था है वो यूज करके हम पंजाब और हरियाणा हरियाणा में हर तरह की खेती कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी क्रॉप हो उसमें देखिए ज्यादातर क्रॉप में आप देखिए पंजाब और हरियाणा का नाम आता है। तो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ है तब से पंजाब और हरियाणा में हर चीज़ की फैसिलिटी है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स से, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, खेती के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, इरिगेशन तो है, पेस्टिसाइड्स, HY सीड्स, सरकार की तरफ से हर तरह की चीज़ों में सब्सिडी है, तो यहाँ के किसान भी बहुत प्रोग्रेसिव है, तो हर तरह की खेती कर पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम गुजरात लिखेंगे, महाराष्ट्र लिखेंगे, तेलंगाना लिखेंगे, राजस्थान लिखेंगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 राज्यों के नाम पूछते हैं, इससे ज्यादा पूछता नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा जूट। अब जूट देखिए क्या है। जूट जूट एक रेशेदार टाइप का पौधा है, आप देख सकते हैं। इससे इसको सुखा के, ये जो प्लांट जब इतना बड़ा हो जाता है इसको कट करते हैं और इसको बहुत दिनों तक, करीब 3 से 4 हफ्ते तक, एक स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी, कहीं पॉन्ड में कहीं रुका हुआ पानी, वहीं इसको काट के डाल देते हैं सारी फसल को। डालने से सोगी सोगी हो जाता है, महीनों तक पड़े रहने से पूरा प्लांट सोगी सोगी हो जाता है। फिर प्लांट को ऐसे पानी से निकाल कर उसके लच्छे बना बनाकर ऐसे धूप में सुखाते, फिर उसकी रस्सियां बनाते, उस रस्सियों से फिर गनी बैग्स बनाते, चटाई बनाते, मैट बनाते। तो ये सब चीजें। तो देखिए जूट के लिए जो हमारा एरिया जो है, वो जूट को जैसे हम जानते हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसके लिए स्टैग्नेंट वाटर चाहिए, जहाँ पर पानी जमा हुआ है, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है। ये हमारे वेस्ट बंगाल का रीजन जो है ना, सुंदरबन का डेल्टा रीजन, यहाँ ऐसे गीली गीली मिट्टी है, पानी जमे हुए पॉन्ड बहुत है, तो वहां पर हम जूट की खेती अच्छे से कर सकते हैं। टेम्परेचर 24 to 35, टेम्परेचर ही बहुत अच्छा होना चाहिए, रेनफॉल ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। वैसे पानी वाले पॉन्ड भरे पड़े होने चाहिए जहां हम ये फसल को काट कर महीनों तक पानी में डुबा कर रखें। ठीक है, और इसको जो है सॉइल कैसे होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल, है ना। जो फ्लड प्लेन में जो सॉइल पाई जाती है, तो आप देखिए कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल है। अब जूट की खेती में एलुवियल सॉइल बोल रहा है, तो आप देखिए कि एलुवियल सॉइल के लिए वैसी जगह जो एलुवियल सॉइल भी हो, बारिश भी हो, है ना, और वहां पर जहां पर ऐसे पॉन्ड बनाने की सुविधा हो, पॉन्ड अपने स्टैग्नेंट वाटर का पॉन्ड बहुत ज्यादा। देखिए एलुवियल सॉइल तो हमारे इधर भी है, लेकिन हम यहाँ जूट की खेती ज्यादातर बिहार में होती है। गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी जो एलुवियल सॉइल, और वही जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में आ जाती है तो वहां पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है। सिल्ट क्ले एंड सैंड यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर यहाँ पूरा अपना डिपॉजिट करते हुए यहाँ अपना डिपॉजिट, तो ये सारी एरिया में एलुवियल सॉइल है। उड़ीसा में एलुवियल सॉइल है,
छत्तीसगढ़ का सॉइल तो लेटराइट है, लेकिन यहाँ भी अच्छी, अगर हाइड्रेटेड कर दिया जाए तो खेती हो जाती है। आंध्र प्रदेश में भी एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये सब जगह जहाँ पर एलुवियल सॉइल हो, है ना, टेम्परेचर करीब अच्छा खासा 35 डिग्री तक जाता हो। ज्यादातर कोस्टल रीजन भी हम देखते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो है हम इंडिया, और साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट कोस्टल एरियाज में हम देखते हैं। ये वाला एरिया केवल याद रखिए कि जूट के लिए हमें चाहिए। बाकी हमें इंडिया के और पार्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारा कोस्टल रीजन हो, ये पूरा कोस्टल रीजन हो, जहाँ गंगा नदी, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ महानदी है, ठीक है, जहाँ पर कृष्णा नदी का हो जमाव, ठीक है, वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो वहां पर हम जूट की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेस्ट बंगाल है। यहाँ तो पानी की कोई कमी ही नहीं है, यहाँ डेल्टास भी यहाँ बहुत है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बहुत बन जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर का पॉन्ड बहुत है, जहाँ पर एक काट के हम फसलों को डुबा के रखते हैं। बिहार है, असम है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर असम हम लिख सकते हैं जूट के लिए, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा। ठीक है, और थोड़ा नागालैंड भी है, मेघालय भी है। तो इन जगहों पर हम कह सकते हैं ईस्टर्न इंडिया जो है, ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल इंडिया जो है, वो जो है जूट की खेती के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, अब हमने देख लिया जूट। अभी हमने सारी फसलें देख ली जो हमारे इंडिया की मेजर क्रॉप है, उनका प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है ये भी हमने देखा। ठीक है, कैसा सॉइल, कैसा वेदर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, चलिए, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और डीप डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।